यस सर करवा दो, यही कमेंट था ना आपका जब मैंने आपके लिए ये लास्ट वीडियो बनाई सैंपल पेपर का बताने के लिए, और उसमें छुपी हुई हिडन 12 डिटेल्स भी बताई, और आपसे मैंने पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाऊं तो आप कमेंट कर देना। और आपने क्या किया, आपने यही तो किया, आपने कमेंट्स की लाइन लगा दी, यस सर सैंपल पेपर सॉल्व करवा दो, यस सर करवा दो, यस सर करवा दो, यस जी सर करवा दो, हिंदी मीडियम में भी करवाना, यस सर यस सर यस सर करवा दो करवा दो करवा दो। तो आप लोगों की इस भारी डिमांड को देखते हुए आज की इस वीडियो में 2 दिन बाद ही मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेकर, जहां पर हम बहुत ही बढ़िया सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सिखाऊंगा। और क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक की भी जरूरत है सेम टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोगों की इस वाली प्रॉब्लम का भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। एक क्वेश्चन बैंक भी आपको बताऊंगा जहां से आप सेम लेवल के क्वेश्चंस की तगड़ी तैयारी कर सकते हैं। मजा आ जाएगा आपको तैयारी करने में, रिजल्ट बढ़िया बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स बेसिक का पेपर सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्द स्टैंडर्ड का भी लेके आ जाऊं तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक और कमेंट करके, स्टैंडर्ड का भी बहुत जल्दी आएगा। तो ये चीजें आपके लिए काम की हैं, ये आप पढ़ लेना फुर्सत में बाद में। बढ़ता हूं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि सेक्शन ए है आपका MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला सवाल देखते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए सवाल यहाँ पे आ रहा होगा तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मीडियम का मैंने पूरा ध्यान रखा है। सवाल है यहाँ पर द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 कि 2025 जो ये नंबर है इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो उसमें 3 की पावर या 3 की घात कितनी होगी। तो सिंपल सवाल सबसे पहले समझना है आपको, समझ लिया आप सॉल्व करेंगे। तो 2025 के फैक्टर निकालने हैं ना, तो निकाल लीजिए। अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है। फिर हम अगला नंबर ट्राई करेंगे, 3 से इसको भाग देने की कोशिश करेंगे। तो 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 छिंग 18, 20 में से 18 का 2 बचे, उस 2 को हमने आगे दे दिया। आगे क्या है 2, दोनों मिलके बन गए 22। फिर दोबारा 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गए, 1 बचा, उस 1 को हम आगे दे देंगे 5 को, 5 बन जाएगा 15। तो 3 पंजे 15 इस तरीके से डिवाइड हो गई। दोबारा से 3 से काट के देखते हैं, कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 पूरा कट गया। आगे है 7, दोबारा से 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, उस 1 को आगे देंगे 15 बन जाएगा, और 3 पंजे 15। तो ये स्पीडली आपको करना है, मैं आपको बोल के समझा के करवा रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज फटाफट से धुआं कर देनी है। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, आगे 15 बन जाएगा, 3 पंजे 15। तो यहां पर ये हो गया। अब दोबारा से 3 से ट्राई करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। बस अब ये आगे 3 से नहीं कटेगा, अब आगे 25 कटता है 5 से। अब आपको आगे इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 की पावर कितनी होगी। अब यहाँ पे 3 देखो कितनी बार आया, 3 आया यहाँ पर 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो बस हमें जवाब मिल गया कि 3 की पावर कितनी होगी। भैया 3 की पावर कितनी दिख रही है हमें, 4 दिख रही है। तो इट मींस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट बात, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कहां से आप करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई दूसरी बुक लगानी पड़ेगी, इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च करके ढूंढ कर आपके लिए इसका भी इंतजाम कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन बैंक ढूंढ के निकाला है जो इस चीज में बेस्ट है। यहां पर इस क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम इसी टाइप का सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, और सीबीएसई में कब पूछा गया वो भी दे रखा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, नंबर जो है यहां पे अलग है। तो प्रैक्टिस के लिए वैसे ही सवाल इसमें मुझे मिले जैसे सीबीएसई पूछने वाला है। कौन सा क्वेश्चन बैंक है? ये क्वेश्चन बैंक है विद्या वालों का, यानी मैक्स मार्क्स का सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2026 के एग्जाम के लिए। जी हां, खास आपके लिए है। क्यों मुझे ये बेस्ट लगा, उसके पीछे 2-3 रीजन देखिए फटाफट, आपकी आंखों के सामने चीजें हैं। सबसे पहले पेज खोलते ही आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये आपको दिखता रहेगा। सिलेबस आपको दिखता रहेगा कि क्या क्या चीजें किस चैप्टर में से पूछी जाने वाली हैं। उसके बाद कंटेंट जो है वो टॉपिक वाइज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चैप्टर का सवाल उठ के कहीं से भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर टॉपिक वाइज आप चैप्टर वाइज उठिए, रियल नंबर उठाइए, रियल नंबर के सारे धड़ल्ले से लगा दीजिए। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस, सब कुछ लगा दीजिए। अब उसके बाद देखेंगे अगर आप पेज पलट के, तो यहां पर ये क्या हाथ से लिख दी क्या किसी ने? ऐसा नहीं है, ये है लास्ट ईयर के टॉपर्स द्वारा सॉल्व किया गया उसका क्वेश्चन पेपर का प्रिंट। क्या बात कर रहे हैं?
बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये चीज आपके लिए जादू ही है, ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहां से आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि टॉपर्स कैसे अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, कैसे स्टेप्स को लिखते हैं कि उनको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद जब मैं चैप्टर के ऊपर बढ़ा तो भैया रियल नंबर का एक पेज के ऊपर यहां पर मुझे कॉन्सेप्ट मैप देखने को मिल गया। एक पेज के ऊपर ही सारे चैप्टर में से क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली, क्या क्या होता है, सब कुछ निपटा दिया, खत्म। चुटकियां बजाते ही आपकी समरी जो है, आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप भी ये वाला क्वेश्चन बैंक जो है वो मंगा लेना। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके ये क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिए। आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट से भी या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी खरीद सकते हैं। लेकिन क्यों इधर उधर भटकोगे यार, लिंक दिया है ना, क्लिक करो, क्वेश्चन बैंक मंगाओ, सिंपल है। सवाल मैंने यहाँ पर सिखाई दिया है, इसके जैसे सवाल क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहना, तैयारी होती रहेगी। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर नजर मारते हैं। देखिए सवाल अगर आप इसको डिटेल में करने चलेंगे काफी लंबा सवाल है, लेकिन यहाँ आपको टाइम बचाना है, डायरेक्ट आंसर लाने हैं। तो मेरा आइडिया, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना। कैसे? देखिए सवाल पढ़िए। सवाल है यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है हमें 2024 x प्लस 2025 y इज इक्वल टू 1। एक दूसरी दी गई है 2025 x, 24-25 ये आगे पीछे हैं, प्लस 2024 y इज इक्वल टू -1। और हमें बताना क्या है? हमें जो बताना है वो ये है कि x माइनस y का जो गया मतलब वो है, इसका जो मान है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसको कैसे, आप चाहे तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, बहुत लंबा है, सोचो कैसे। मुझे यहां पर ये देखना है कि मैं यहां पर x और y की क्या वैल्यू रखूं कि ये 1 के इक्वल आ जाए। देखिए अगर 2025 में से 2024 हम माइनस कर देंगे तो 1 बन ही जाएगा। इसका मतलब हमें 2025 में से 2024 को माइनस करना है। लेकिन माइनस कब होगा? माइनस जब होगा कि जब यहां पर अगर y ना होता, y की जगह क्या होता, ये कुछ ऐसे होता 2025 और मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरीके से ही होता। तो ये हो जाता 2025 से कम 2025। ठीक है जी, अगर हम प्लस का y यहाँ पे मतलब y को प्लस का 1 रख देते। इसी तरीके से अगर मैं x को रख देता यहाँ पर 2024 के साथ मल्टीप्लाई 1 करके, तो 2024 एकम 2024 होता, वो माइनस का हो जाता फिर ये। तो इस तरीके से क्या होता, इस तरीके से ये 2024 माइनस का हो जाता और ये 2025 जो है प्लस का हो जाता। और फिर जब इनको मैं प्लस माइनस करता तो मुझे प्लस का 1 मिल जाता। बस ये सोचना है। तो इट मींस यहां पर ये मुझे y की वैल्यू मिल गई प्लस का 1 और यहां पे मुझे x की वैल्यू मिल गई माइनस का 1। सोचने से ही आंसर आ जाएगा। बताना क्या है आपको? आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस y की। ठीक है जी, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, माइनस का 1, ये वाला माइनस लगाया। y की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस का 1। अब यहां पर देखेंगे अगर आप ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, -1 और -1 कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो माइनस का 2 यहां पे सॉल्यूशन आ गया। तो x माइनस y की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, माइनस का 2। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन बी मुझे नजर आ रहा है, माइनस का 2। तो ये मैंने लगा दिया। बहुत छोटा सा सवाल यहां पर हमने करा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके मजा आ गया। अगर आप इसमें गलती करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक प्लस का ले लिया आपने 1 तो प्लस माइनस 0 हो जाती, तो फिर आप 0 आंसर लगा देते, इसीलिए 0 भी दिया गया है। तो ध्यान से देखभाल के क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सीखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। सवाल है यहां पर हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया। यहां पे देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरोस। हिंदी वाले समझो कि हमें एक ऐसा बहुपद बताना है, या हमें यह बताना है कि कितने बहुपद हम बना सकते हैं जिसके जो हल है, जो शून्य के जो जीरोस है वो -2 और 5 आ जाएं। तो अगर ऐसा सवाल देखने को मिल जाए तो पहली बात बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट इसका आंसर आप धुआं कर देना, ये वाला इनफाइनाइटली मेनी, कि अनगिनत पॉलिनोमियल हम ऐसे बना सकते हैं अगर सवाल आ जाए। सिंपल। अब इसके पीछे का लॉजिक, मैं लॉजिक भी क्लियर करूंगा, रट्टा नहीं पढ़वाना है। देखिए ये -2 ये आपका एक 0 है और एक 0 जो है ये कितना है आपका 5 है, इस तरीके से। अब ये कब कब आए होंगे, ये जब आए होंगे जब ये 2 इधर होगा x के साथ प्लस में, इस तरीके से, जब ये उधर जाके माइनस का बना होगा। इसी तरीके से ये 5 कब आया होगा, कि जब ये x के साथ होगा माइनस में, तो जब ये इक्वल के उधर जाके प्लस का बना होगा। तो ये 2 ब्रैकेट हमारे बने हैं। अगर हम इनसे पॉलिनोमियल बनाए तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, x की x में करूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की 5 में करूंगा -5x हो जाएगा, 2 की x में करूंगा 2x हो जाएगा प्लस का, और प्लस के 2 की माइनस के 5 में करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 पंजे 10 होते हैं। ये बन गई आपकी इसकी पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। x स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों x वाले तो
प्लस माइनस हो जाएंगे। -5 में से प्लस के 2x हम जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 10। ये आपका बन के आ गया इसका पॉलिनोमियल। अब एक ये बना। अब देखिए अगर मैं इसी की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे की तो एक और पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और अलग पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसी की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और बन जाएगा। बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जितने चाहे उतने पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जिनके जब हम फैक्टर वगैरह करेंगे उनको सॉल्व करेंगे तो हमें जीरोस जो हैं वो यही मिलेंगे एट द एंड। तो इसीलिए अगर ऐसा सवाल देखो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सारा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, इनफाइनाइटली मैनी, जितने हम चाहें उतने बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक और नया कॉन्सेप्ट। पहले आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो मैं बना के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जाके ग्रुप में ऐड हो जाना, पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी इन सवालों को सॉल्व कर लेना। सवाल नंबर 4 अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब जिसकी पावर 2 हो वो वाली हमें लेनी है, क्योंकि वही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके अलावा अगर पावर 1 है या पावर 2 के अलावा कुछ भी है तो वो वाली नहीं होगी, तो वही आपको देखना है। तो आप यहां पर अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप क्या करेंगे, यार इसमें पावर हमें 2 नजर आ रही है, इसमें पावर 2 नजर आ रही है x की, इसमें पावर 2 नजर आ रही है x की, इसमें x की पावर 3 नजर आ रही है, यहां 3 आ रही है, यही वाला आंसर होगा। तो भैया d पे लगा दो और खत्म, ये हो गया आपका। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो भैया गलत हो आप। जी हाँ, ये गलती है, सवाल गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। क्यों गलती है बताता हूं। यही चीजें तो हैं आपकी सोचने वाली। देखिए यहां पर अगर आप सोचेंगे तो यहां पर x का क्यूब है और इधर क्या है, यहां पर x + 1 का होल क्यूब, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं a + b का होल क्यूब। और जब आप इसका फॉर्मूला खोलने चलेंगे तो उस फॉर्मूले में आता है पहले ही क्या, a का क्यूब। ठीक है जी, इसका मतलब a की जगह क्या है, x है, तो इस फॉर्मूले को जिसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पहले आएगा x का क्यूब। अब बात समझो, बात ये कि x का क्यूब इधर भी है और x का क्यूब इधर भी है और बीच में दोनों के इक्वल का निशान है, मतलब इधर वाले x क्यूब से इधर वाला x क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, x क्यूब यहां पर नहीं रहेगा। यस, इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आई बात? आपको देखने से भले लग रहा हो कि x का क्यूब है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आंसर नहीं होगा मेरे मुन्ना राजा। अब कौन सा होगा, ऑप्शन सी देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट को यहां पर अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो x की मल्टीप्लाई होगी x में तो x का स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी x का स्क्वायर मौजूद है और दोनों के बीच में ये इक्वल का निशान है, इक्वेशन है क्योंकि, तो इधर वाले x स्क्वायर से इधर वाला x स्क्वायर जो है वो यस कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, मतलब इधर जो बनेगा तो यहां पर से x की पावर 2 खत्म हो जाएगी। इट मींस जब यहां पर से x की पावर 2 खत्म हो गई तो फिर ये वाला जो आपकी इक्वेशन है या समीकरण है, फिर ये क्या नहीं रही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। समझ में आई बात? ऐसे आपको चीजों को देखना भी है। जल्दबाजी और हड़बड़ी में जवाब नहीं लिखने के बाद देखा 3 दिख रहा है लगा दिया, नहीं, थोड़ा सा देख लो, समझ लो, क्या पता वहां से वो कट जाए, क्या पता। देखिए अब यहां पर इस तरीके से ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब इसका होगा। तो अब विद्या वालों का क्वेश्चन बैंक लेने का मेरा ये भी एक रीजन है कि यहां पर जो है आपको चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिस्टेक्स टू अवॉइड, कि गलतियां जिनको आपको अवॉइड करना है। तो बच्चे जहां जहां गलतियां कर सकते हैं वो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं कि भैया बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये मत करना। यहां पर भी देख सकते हैं आप मिस्टेक्स टू अवॉइड, यहां पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर एनहांस योर आंसर का भी ऑप्शन है। तो इसीलिए ये बुक और ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपकी गलतियों को कम करने में, इसीलिए इसको मैंने आपको रिकमेंड किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एपी चैप्टर जो आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी, उसमें से लिया गया है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये हमें यहाँ पर एक एपी के एक समांतर श्रेणी के 3 एक के बाद एक लगातार आने वाले पद दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक लगातार आए वैसे पद हैं। तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। अब आप समझिए ये एपी के 3 पद हैं और ये एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब लगातार आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। एपी चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, सर्च कर लेना, एपी बाय डियर सर मिल जाएगा।
तो इट मीन्स इन दोनों के बीच का फर्क या माइनस और इन दोनों के बीच का माइनस बराबर होगा। तो इसका यही हमें यहाँ पे करना है कि हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस बराबर रखेंगे। ठीक है जी। तो अगर इसको मैं A1 बोलूं, ठीक है, ये आपका A2 हो जाएगा दूसरा पद, ये आपका हो जाएगा A3 यानी तीसरा पद। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है और यहाँ A3 माइनस A2 होता है। ये सब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना ये चीजें लिखने की नहीं है, ये डायरेक्ट आपको करना है। कैसे भैया, ये आ गया आपका दूसरा पद x + 10, इसमें से आप माइनस कर दोगे 2x, तो जो यहां डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बराबर होगा 3x + 2 और आप इसमें से जब माइनस करेंगे ये x + 10, ठीक है जी, तीसरा और दूसरा, तो ये बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से ब्रैकेट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 10 माइनस का 2x, यहां पर आपका ब्रैकेट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2, ये वाला माइनस है, माइनस से अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 10 में होगी तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये भी माइनस का 10 हो जाएगा। अब जो कट सकता है उसको काट दो, जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 है पॉजिटिव का, 2x हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और x है, तो 2x माइनस का है, उसमें से एक x जो है ये वाला आप उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो माइनस का एक x आपका बचेगा। ऐसे इधर देख लो, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 3x में से ये वाला x माइनस का है तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे क्योंकि 10 माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का 8 बचेगा। अब नंबर एक तरफ कर दो, x वाले दूसरी तरफ भेज दो, आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर इधर ले आऊंगा, तो यहाँ पे 10 पहले से है, ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x बैठा हुआ है, ये माइनस का x है, x उधर जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का x हो जाएगा, आंसर आपका आ गया। 10 और 8 कितने होते हैं आपके, 10 और 8 आपके होते हैं 18, और 2 और 1 आपके हो जाएंगे 3x, और यहाँ पर कट जाएगा 3 6 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 निकल के, और यही हमको निकालनी थी। बस आपको तो फटाफट काम करना है। तो 6 हमें दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A 6। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्या आपने ये बात नोटिस करी कि हर एक सवाल एक अलग चैप्टर से आ रहा है, तो इसका मतलब हर चैप्टर के सवाल को मैं आपको करवा रहा हूँ। देखा, ये मजे की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राइंगल के अंदर से यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और DEF, और यहाँ पर उनकी साइडों का रेशो बराबर दे रखा है। तो ये रेशो कब बराबर होगा, कौन सा एंगल बराबर आएगा, ये आपको देखना है। आइए चेक कर लेते हैं। तो 2 ट्राइंगल बनाने हैं पहले, तो 2 ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ये आ गया और दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये आ गया। ठीक है जी, चलिए इनके नामकरण कर लेते हैं। तो इसके इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A, इस पॉइंट को नाम दे देंगे B, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे C। ठीक है जी। अब यहाँ देखना क्या है, हमें यहाँ पर नाम देखना है उसका कैसे कैसे रखें। AB के पैरेलल या AB के प्रोपोर्शन में EF है, पैरेलल नहीं प्रोपोर्शन में। तो AB जहाँ है, यहाँ हमारा AB है ना, तो इसके प्रोपोर्शन में उधर EF होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब E लेंगे हम, और यहाँ पर हम F लेंगे। ऐसा नहीं कि हम DEF कर देंगे, हमें प्रोपोर्शन देखना है, रेशो किससे किसका मिलाया जा रहा है। AC के रेशो में DE चलेगा, तो AC यहाँ पर है तो DE यहाँ चलेगा, इसका मतलब फिर यहाँ पर D होगा। समझ में आ गई बात। तो बस अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भैया ये वाली साइड और इस साइड का रेशो बराबर है। ठीक है जी, इस वाली साइड का इस वाली साइड से रेशो बराबर है, तो कौन सा एंगल बराबर होगा। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है साइड एंगल साइड का, कि 2 साइड जो हमारी सिमिलर या फिर जो साइडों का रेशो हमें बराबर दिखाया गया है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, उनके बीच वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर उनके बीच में बन रहा है एंगल A और एंगल E, तो यही हमारा सही आंसर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E होगा अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 जो साइडें होती हैं उनके बीच वाला एंगल ही जो होता है वो हमको लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे A और E है, तो इसलिए ये आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे नजर मार दें, लिखा हुआ है इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। तो हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ABC और PQR सिमिलर हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनकी जो साइड का जो रेशो है वो बराबर होगा। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब लेफ्ट वाली का लेफ्ट वाली से इस तरीके से, राइट वाली का राइट वाली से। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो इस PQR की जो तीनों साइड आएंगी, उन तीनों साइडों का जोड़, उनका योग बताना है। हिंदी वालों समझ में आ गई बात। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन देखो, रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये साइड इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी हो रही है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड से। तो यहाँ पर रेशो देखो क्या खेल हो रहा है, डबल का खेल चल रहा है। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। डबल कर देंगे। फौरन यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8
4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें 10, 6, 8 तीनों साइड इसकी पता है। अब इन तीनों को जोड़ दो तो इसका पेरीमीटर यानी बाउंड्री का जोड़ निकल के आ जाएगा। तो 10 और 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 10 कितने आएंगे 24। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 24 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में सोचने का खेल है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाना चाहता हूं, कुछ भी नहीं करना, सवाल को देख के जवाब निकाल लेंगे हम। ये है पावर ऑफ डी आंसर। देखिए हमें यहां पर दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, इसकी ये पूरी की पूरी साइड ए भी हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ए सी 24 और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है। ठीक है जी, क्या निकालना है, रेडियस आर, त्रिज्या हमें ढूंढनी है। हिंदी वालों कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए अब रेडियस है कहाँ, रेडियस ये है रेडियस, ये है रेडियस और ये है रेडियस। अब आप इसमें क्या नाम है सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और भी चीज़ें, कई चीज़ें आप करने को यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं चलूँगा अपने दिमाग से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी स्किल से। कैसे, मैंने यहाँ पर ट्राई एंड एरर वाला जो तरीका है वो इस्तेमाल करके मैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रख के देखूंगा कि अगर हमारी रेडियस 3 होती तो क्या होता। देखिए अगर रेडियस 3 होती तो यहाँ से यहाँ तक का ये फासला 3 होता और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला फासला भी कितना होता, 3 होता। जब ये 3 होता तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला फासला भी 3 होता और जब ये 3 होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी 3 होता। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाता 3 साइड का, 3 यूनिट की लंबाई की साइड का। इज दैट क्लियर। अब देखो खेल, ये पूरा BC यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, 4 सेंटीमीटर रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक B से लेकर D तक अब ये इतना पार्ट जो है सिर्फ 4 सेंटीमीटर रह गया। ऐसे इधर मुझे मिल जाता है 4 + 3 = 7। तो ये वाली साइड जस्टिफाई हो गई। इधर देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इतना पार्ट हमने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का कितना 3 सेंटीमीटर। तो 24 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो यहाँ E से लेकर A तक का जो पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो खेल, यहाँ पर ये बन रही है एक टेंजेंट, ये जो AF है, ये AF यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये है आपकी AE, ये दोनों है इसकी स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट। और एक थ्योरम है आपकी बुक में ही कि अगर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाई जाए किसी सर्कल के ऊपर, किसी वृत्त के ऊपर, तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो इसमें इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि अगर यहाँ से A से लेकर E तक ये 21 है तो A से लेकर F तक भी ये 21 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब अगर ये 21 सेंटीमीटर होगा तो भैया यहाँ पर ये पूरा है 25 में से 21 माइनस करो कितना बचेगा, तो जो बाकी का बचा रह जाएगा वो रह जाएगा 4। और अब आप देखो सारी चीजें सेटिस्फाइड हो गई। कैसे, इसकी पूरी लंबाई कितनी है 25, 21 और 4 कितने होते हैं 25, इसकी लंबाई कितनी है 7, 4 और 3 कितने होते हैं 7, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 24, ये 21 और 3 कितने होते हैं 24। इट मीन्स अगर हम रेडियस 3 रखें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन को। ये इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट है, दोनों 4 यूनिट बराबर है। ये इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट है, दोनों 3 यूनिट की है बराबर है। ये इसकी स्पर्श रेखा और टेंजेंट है, दोनों 21 यूनिट की है बराबर है। इट मींस यस, हमारा सही जवाब यही है। हमें पहले ही ऑप्शन में अपना जवाब जो है वो मिल गया है। सिंपल, ऐसे आप इसको सोच के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप आराम से देख के आंसर देख सकते हैं। हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, इनमें से कौन सा यूनिटी के बराबर नहीं है, मतलब 1 के इक्वल नहीं है। यूनिटी मतलब यूनिट 1 एक है ना, तो 1 के बराबर नहीं है, ये हमको बताना है। तो अगर आप देखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो एक फॉर्मूला ही होता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला होता ही होता है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे tan × cot लिखा हुआ है और tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इट मींस अगर हम tan x यहाँ पे रहने दें और इसको cot को उल्टा करें तो इसका उल्टा क्या होता है, tan x ही होता है। तो ये भी ऊपर नीचे 10 से 10 कैंसिल आउट होकर यहाँ पर भी हमें 1 मिल जाएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये 2 बचे, ये वाला भी आपका फॉर्मूला जो है वो = 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों क्योंकि 1 के बराबर है, तो आंसर आपके सामने है कौन सा, ऑप्शन बी, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन बी को आप सही जवाब लगा देंगे कि भैया इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर से अगला सवाल है, यहाँ पर क्या करना है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, निकालना क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आपको मीडियन क्लास की जो अपर लिमिट होती है, 2 आती है ना, 10 से 15, 15 से 20 इस तरीके से, तो उसकी जो बड़ी वाली है वो पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी इसकी CF यानी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है, सिंपल है, पहला नंबर आपका एज इट इज लिखा जाएगा 11 का 11, फिर
अगला नंबर जोड़ते चले जाएंगे। तो जब आप 11 में ये 12 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 23 बन जाएगा। जब आप 23 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 36 बन जाएगा। 36 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 45 बन जाएगा और 45 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 56 बन जाएगा। ये बन गई आपकी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये आ गया आपका 56। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि 56 जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ वो होगा जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम टोटल आ जाएगा। अब क्या करना है, मीडियन क्लास देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इसका आधा करेंगे तो इसका जो आधा मतलब इसको अगर हम n कंसीडर करें तो n/2 की वैल्यू क्या होगी। तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 निकल के आ रही है। तो बस अब आपको वही वाली वैल्यू देखनी है जो जस्ट 28 जहाँ पे हमारा फिट बैठेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 36 हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि 36 से जस्ट पहले हमें कहीं ना कहीं 28 देखने को मिल जाएगा। तो बस ये 36 हमें मिल जाएगा तो ये आपकी क्लास बन जाएगी ये वाली। तो इसका जो क्लास आ गई मीडियन क्लास वो है 10 से 15 और इसमें भी हमें कौन सा वाला बताना है, अपर वाला, बड़ा वाला। क्या है आंसर, 15 आपका आंसर है इसका। ये रहा, इसका जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 15 है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी 15 पे टिक कर देंगे। अगर लोअर लिमिट पूछता तो फिर हम 10 जो है इसको क्लिक कर देते तो ये इसकी लोअर लिमिट हो जाती। तो इस तरीके से सिंपल था, CF निकालनी थी, हमें n/2 देखना होता है, उसके बाद हमें अपना आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर मीन मीडियन मोड से ही एक और सवाल हमें दिया गया है कि लेट माना एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी दिस। हमें यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है, ए मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस बी मीन। हमें ये वैल्यू बतानी है 2b प्लस 3a कितना होगा। तो आपको एम्पेरिकल रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यस, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो लिखवा देता हूं यहाँ पे। वो होता है आपका मोड बराबर के, मोड किसके बराबर आता है, आता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका रिलेशन है, इसको याद कर लेना, याद रख लेना। मीन मीडियन मोड के बीच ये रिश्ता कायम होता है, ठीक है जी। कि अगर हम क्या कर दें, मीडियन के 3 गुने में से मीन के 2 गुने को घटा दे तो माइनस करके मीन मोड हमें मिलता है, ठीक है। ये रिलेशन है। अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मीडियन के साथ लिखा हुआ है ए और मीडियन के साथ यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ इसको कंपेयर करा जाएगा। तो इस तरीके से ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ये सब चीजें, क्योंकि आपको तो ऑप्शन देने के नंबर मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो जब आपने कंपेयर किया तो मीडियन के साथ यहाँ पर ए है, मीडियन के साथ यहाँ पे 3 है, तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई 3, ठीक है जी। और बी की वैल्यू ढूंढ लो। अब बी जो है किसके, मीन के साथ है और मीन के साथ क्या है यहाँ पर 2 है, तो हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिल गई। तो जब ए और बी दोनों वैल्यू मिल जाए तो निकालना क्या है, हमें निकालना है 2b प्लस 3a। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2b की जगह b की वैल्यू, 3a की जगह a की वैल्यू, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 कितने हो गए आपके, 13 हो गए। क्या 13 ऑप्शन आंसर में है, हाँ जी, ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 15वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है, कोई एक पॉइंट है बाहर Q, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है सर्कल से, वृत्त से बाहर है, और इस पॉइंट से ये जो टेंजेंट, ये जो स्पर्श रेखा बनी है, इसकी लंबाई कितनी बताई है हमें, 12 सेंटीमीटर बता रखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से यानी वृत्त के यहाँ पे केंद्र बिंदु से ये वाला जो डिस्टेंस है Q तक का, ये है आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी ये रेडियस यानी त्रिज्या बतानी है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे फटाफट से और आंसर आपका आ जाएगा। थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, उसमें से आप माइनस कर दो दूसरा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 25, और इसका जो अंडर रूट होगा, इसका रूट होगा 5, तो आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी 5। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो बस आपको भी यही कर लेना है और ऑप्शन नंबर बी 5 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इजी था। 16वें सवाल में भी शेप है, मजा आता है इस सवालों को करने में। हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ एंगल APO, APO निकालना है। देख लो APO है कहाँ पे, APO आपको ये निकालना है। चलो जी, देखो देखते ही पता चल जाएगा आपको कैसे। यहाँ पर ये है आपका 115, और अगर हम इधर वाला एंगल निकालें तो ये पूरा एक लाइन के ऊपर जो
ट्राइंगल बनते हैं जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, वो होते हैं 180 डिग्री। इट मीन्स अगर हम 180 में से 115 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 65 डिग्री बचेगा। तो ये 65 डिग्री आ गया इधर का एंगल निकल के, ठीक है जी। और ये एंगल यहाँ पे टेंजेंट बन रही है, तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का ही होता है, क्योंकि स्पर्शरेखा सर्कल की रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो भैया 65 ये हो गए, 90 ये होगा, इनको जोड़ दो 5 और 6 नो कितने होगा आपके 15, 155 डिग्री हो गया टोटल। बस अब ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब इसका और इसका तीनों का 180 डिग्री होगा। ये दो हमें पता है, इन दोनों का 155 180 में से आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 25 डिग्री दिख रहा है? हाँ जी, ऑप्शन ए 25 डिग्री नजर आ रहा है, ये हो गया। तो ऐसे आपको छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज अगर पता है ना तो आप आंसर निकाल लोगे। बाकी मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा भी, ठीक है। तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें। सवाल है अगला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। दो यहाँ पे हमारे पास वृत्त हैं, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, समझाता हूँ फिर कैसे क्या क्या चीजें होंगी। एक सर्कल ये हो गया, लेट सपोज एक सर्कल हमारे पास ये हो गया। इस तरीके से हमें दो सर्कल दिए गए हैं, उनके सर्कमफेरेंस का रेशो मतलब उनकी परिधि का रेशो या उनके परिमाप का रेशो दे रखा है 3:4। वो परिमाप क्या होता है सर्कल का, वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r होता है। तो इसका भी 2 पाई और r इस तरीके से हम कर देंगे। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी और इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। इसकी रेडियस को आप दूसरे r से दिखा सकते हैं 3:4, मतलब एक की रेडियस 3 आ गई, एक की रेडियस 4 आ गई, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पर लो दे भी रखा था, द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब एरियाज का रेशो देखना है हमको, तो एरिया का फार्मूला होता है इसका पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर एक सर्कल का होगा और दूसरे की अगर हम बात करें तो पाई, उसकी रेडियस बढ़ी है तो बढ़िया से दिखा दो, पाई से पाई कैंसिल, r का स्क्वायर कर देंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। कितना? 3 3 9 और 4 चौक 16। तो 9:16 आंसर अगर दिख रहा है तो बस देर किस बात की है, मार दो ना ऑप्शन सी। तो डी नहीं होगा, सी होगा, 9 पहले आएगा और 4 जो है वो बाद में आएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया अगला सवाल यहाँ पर है, एन इवेंट कोई घटना इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, जिसके होने के बिल्कुल चांस नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकती ऐसा समझ लो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अनलाइकली टू हैपन, होने के चांसेस है ही नहीं। तो अगर किसी चीज के होने के चांसेस ही नहीं है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0 के आसपास। अगर बिल्कुल ही नहीं हो सकती तो 0, लेकिन होने के चांसेस नहीं है तो जितना जो नंबर 0 से सबसे करीब है हमें वो वाले नंबर को सही आंसर लगा देना है। तो भैया 0 का सबसे करीब अगर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा सबसे करीब, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 0 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जितने 0 चलते चले जाएंगे पॉइंट के बाद नंबर उतना छोटा होता चला जाता है। तो 0 के सबसे नजदीक जो है वो ये है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं आपके असर्शन एंड रीजन वाले। इसको कैसे करना होता है, आपको 2 बातें दी गई होंगी, एक असर्शन एक रीजन। आपको दोनों को पढ़ना है पहले और चेक करना है, असर्शन को भी चेक करना है, रीजन को भी, कि ये सही है या गलत बात है। जब दोनों चेक हो जाएं फिर ये चेक करना है कि उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है या नहीं है। ये 2 बातें चेक करनी है, पहले दोनों को चेक करना है सही या गलत, फिर आपस में कनेक्टेड है या नहीं। तो देखते हैं, पहले असर्शन दिया गया है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमसे कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइडों का मिड पॉइंट हमें से ले और उनको मिला दे तो ये तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी, ये तो होता है, ये तो थ्योरम है हमारी, तो ये हमारी सही बात है। अब यहां पर इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की 2 साइड को समान रेशो में बांटती है तो वो तीसरे के पैरेलल होगी, तो वो इसके पैरेलल होगी। लो जी, हाँ जी, इसमें भी यही बात कही गई है। मतलब दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों ही थ्योरम है और दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही थ्योरम की बात कर रही हैं। तो इट मींस हमें यही ऑप्शन देखना है आपके जिसमें यह कहा गया हो कि दोनों चीजें सही हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए पे नजर मारेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही असर्शन और रीजन सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, आपस में कनेक्ट भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दोनों सही होती लेकिन कनेक्ट नहीं करती फिर आता ऑप्शन बी कि भैया कनेक्ट नहीं कर रही हैं तो सही दोनों लेकिन कनेक्ट नहीं कर रही। अगर एक गलत होती एक सही होती तो भैया एक गलत है एक सही है, एक सही है एक गलत है। इस तरीके से आप 4 ऑप्शन लगा सकते हो। फिलहाल अभी हमारा आंसर का ऑप्शन जो है वो ए वाला सही है।
सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और यहाँ से आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के। आइए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में से लिया गया है। यहाँ पर देखिए तरीका क्या बताया, दोनों को पढ़ो, दोनों को चेक करो सही है या नहीं है। तो असर्शन हम पढ़ेंगे पहले। लिखा हुआ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक के बाद एक उछाला जाता है। तो जब 2 सिक्के उछलेंगे क्या क्या चांसेस बनेंगे, तो जब 2 सिक्के उछलते हैं तो हमारे पास या तो दोनों में हेड आएगा, हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा, ये हो सकता है, या पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। ये पोजीशन या ये वाले आउटकम्स हमारे बन सकते हैं, टोटल 4। अब हमें बताना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, हमें बताना है कि 2 हेड आए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे हम लिखते हैं जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4, इन 4 तरीकों से सिक्के बन सकते हैं या आ सकते हैं। तो ये हमने नीचे लिख दिया। अब जो हमें चाहिए वो हम ऊपर लिखते हैं। हमें लाना क्या है, 2 हेड। अब देख लो 2 हेड किस में आ रहे हैं, क्या इसमें 2 हेड है, नहीं, क्या इसमें 2 हेड है, नहीं, क्या इसमें 2 हेड है, नहीं, इसमें है 2 हेड। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें 2 हेड है। तो भैया जो हमें चाहिए होता है वो ऊपर लिख देंगे कि एक ही ऑप्शन में से 2 हेड आ रहे हैं। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आ गई। लेकिन सवाल में हमें दे रखा है कि नहीं, इसकी प्रायिकता 1/3 है। तो इट मींस असर्शन हमारा गलत हो गया। बस अब आपको रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर ऐसा सवाल आ जाए। क्यों? क्योंकि असर्शन जो है वो गलत है, वो एक ही ऑप्शन आपके पास है, बस डायरेक्ट उसी को लगाओ, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहे आप रीजन ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये रीजन जो है वो सही है, ये प्रोबेबिलिटी के थ्योरम है वो ये दर्शा रहा है। तो फिलहाल इसकी पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। 20 के 20 सवाल यहाँ पर मैंने आपके लिए करवा दिए हैं, और जो इसका ये वाला पार्ट है कि ज़रूर पढ़ लेना। बाकी के क्वेश्चंस आपके इसके जल्दी लेकर आऊँगा, और स्टैंडर्ड मैथ्स के भी सॉल्व करवाऊँगा मैं आपको। इसीलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक मैं अगली वीडियो या अगले सवाल आपके सेक्शन बी सी डी ई वाले बड़े बड़े सवाल लेकर ना आ जाऊँ, आपको करनी है प्रैक्टिस। कहाँ से करनी है प्रैक्टिस? के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन बैंक जो है वो लगा लेना है, इसको मंगा लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।